हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक करते हैं विकासवादी स्रोत। हमने पहले किया था जन्म संबंधी स्रोत। आज हम दूसरा टॉपिक करते हैं इसी का विकासवादी स्रोत। देखिए, जन्म संबंधी स्रोत में वे बातें थी जो संविधान बनाते समय उसमें डाली गई थी, और विकासवादी स्रोत में वे बातें जो संविधान बनाने के बाद में संविधान में शामिल की गई या उनमें ऐड किया गया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं संसद द्वारा पास किए गए अधिनियम कि जो संसद के द्वारा पास किए गए अधिनियम थे वे कौन कौन से थे। देखिए, जो सबसे पहला कानून पास किया गया था वो था निवारक नज़रबंदी अधिनियम 1950 ईस्वी में। दूसरा था 1950 और 1951 ईस्वी में जिसको पास किया गया था जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। 1951 ईस्वी में वित्त आयोग का अधिनियम। 1952 ईस्वी का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव का अधिनियम और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में। सरकारी भाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में। 1977 ईस्वी का राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के संबंध में अधिनियम पारित किया गया। और आतंकवादी निवारक अधिनियम 2002 ईस्वी में पारित किया गया। ठीक इसी प्रकार संसद के द्वारा अनेक अधिनियमों को पास किया गया और संविधान में उन्हें शामिल किया गया। देखिए, दूसरा टॉपिक करते हैं हम न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय में ये बताया गया है कि संसद के द्वारा कानूनों को किस प्रकार न्यायालय ने लागू किया या उनके आधार पर ही कई फैसलों को सुनाया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के विकास में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णय भी विशेष महत्वपूर्ण रखते हैं और ये भी हमारे संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन न्यायालयों ने संविधान के रक्षक अथवा व्याख्याकर्ता होने के नाते कई प्रसिद्ध फैसले सुनाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 ईस्वी के प्रसिद्ध फंडामेंटल राइट कोर्ट में अपने 1967 ईस्वी के फैसले को बदल दिया। संसद के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के अधिकार को मान्यता दे दी गई। संसद ने यह बात कही कि हम संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। 1980 मिनवारक मिर्जल बदाम भारत सरकार के मुकदमे में यह व्यवस्था की गई कि संसद अगर कोई भी संशोधन करती है जो संविधान के बुनियादी संरचना से संबंधित नहीं है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। संविधान के विरुद्ध होने पर उसे रद्द भी किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 6 अगस्त 2003 को दिए गए निर्णय में यह कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों को अपनी समस्याओं को लेकर हड़ताल करने का और कोई मौलिक या संवैधानिक नैतिक अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किसी तरह की अन्याय की स्थिति में विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से विवादों को सुलझाया जा सकता है, अर्थात इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। 24 जनवरी 1904 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की कि भारत में नागरिकों द्वारा सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार 31 मई 2004 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह व्यवस्था की कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के स्कूलों में मातृभाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर सकती है। न्यायालय के अनुसार यदि सरकारी स्कूल पाठ्यक्रम में राजभाषा की पढ़ाई को अनिवार्य करते हैं तो इन्हें अपनी तरफ से स्कूल संचालित करने के अल्पसंख्यक समुदाय के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाए। न्यायालय ने ऐसे कई निर्णय लिए जिससे हमारे संविधान का रूप परिवर्तित हुआ। ठीक इसी प्रकार संविधान में संशोधन करने में या संविधान को सुचारू रूप देने में हमारे सर्वोच्च न्यायालय का भी एक महत्वपूर्ण भाग है। तीसरा पॉइंट करते हैं हम संवैधानिक विशेषज्ञों के विचार। जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं उनके विचारों ने भी संविधान पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। इसमें सिर्फ यही बात कहनी है कि संवैधानिक विशेषज्ञों के विचारों और टिप्पणियों में हमारे संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। इन विशेषज्ञों ने संविधान के बारे में अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। भले ही इन विचारों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है,
फिर भी इनकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। यह विचार एक महत्वपूर्ण बात है। इन विचारों का प्रभाव हमारे कानूनी निर्माता या न्यायाधीशों पर आवश्यक पड़ता है। ये इन्हें ध्यान में रखकर ही अपने फैसले सुनाते हैं या कई बार जरूरत पड़ने पर इनकी सलाह भी देते हैं। संविधान के लागू होने के समय से लेकर 2016 तक 100 संशोधन हो चुके हैं, जो अब संविधान के विभिन्न अंग हैं मुख्य स्रोत के आधार के रूप में कार्य करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन संशोधनों द्वारा मूल संविधान में बहुत परिवर्तन आए हैं। देखिए, जब हमारा संविधान बनाया गया तो कई बातें ऐसी थी जिन्हें इसमें नहीं डाला गया था या जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये बातें ध्यान में आई और संविधान में डाला गया, जिसके कारण संविधान में संशोधन हुए। ठीक इसी प्रकार 2016 तक 100 संशोधन संविधान में हो चुके हैं। इनमें से बहुत सी बातों की वृद्धि हुई तो संविधान में से कुछ अनचाही बातों को निकाल भी दिया। प्रथम संशोधन द्वारा नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। 15वें संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई और 22वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को भी भारतीय भाषाओं में जोड़ दिया गया। 24वें संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दे दिया गया कि जब संविधान के किसी भी भाग में, जिसमें मौलिक अधिकार वाला भाग भी शामिल है, संशोधन कर सकता है। 26वें संशोधन के अनुसार राजा महाराजाओं की परवी प्रेसों को समाप्त कर दिया गया और 27वें संशोधन द्वारा मणिपुर तथा मेघालय को पूर्ण राज्य का उत्तर दे दिया गया। ठीक इसी प्रकार संविधान में कई संशोधन किए गए और जो बहुत महत्वपूर्ण थे और 95वां संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए लोकसभा तथा राज्यसभाओं में आदि में आरक्षण की अवधि बढ़ाकर 25 जनवरी 2020 तक कर दी गई। 99वें संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण संबंधी कार्य हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। पूर्व की पहले की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसी प्रकार कई संशोधन हुए और संविधान के रूप को बदल दिया गया। जिनकी जरूरत संविधान में थी उन बातों को संविधान में डाला गया और जिन बातों की जरूरत संविधान में नहीं थी उनको बाहर निकाल दिया गया। का पॉइंट है प्रथाएं, कि हमारे संविधान में संशोधन में क्या क्या प्रथाएं हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से बदल नहीं सकते। जिस प्रकार किसी भी प्रथा को बदला नहीं जा सकता, संविधान में भी कुछ ऐसी बातें डाली गई हैं जिन्हें प्रथाओं की तरह हैं, जिन्हें कभी बदला ही नहीं जा सकता है। ये बातें हैं संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं, परंतु प्रथा यह है कि वह मंत्रिमंडल के परामर्श के द्वारा ही अपने कार्यों को करता है, अपनी मर्जी से कोई कार्य पूर्ण नहीं करता। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, ना कि मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है। मंत्रिमंडल प्रथा पर आधारित है, यह प्रथा पर आधारित है, इसे संविधान में लिखा नहीं गया है या कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन वास्तव में मंत्रिमंडल ही देश के शासन का संचालन करती है। राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, परंतु प्रथा के अनुसार संघीय सरकार किसी राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह लेता है, ना कि राष्ट्रपति की। अब यह भी प्रथा बन गई है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। हम विकासवादी स्रोत करने के बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं दोनों का। देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। ऊपर दिए गए विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय संविधान के अनेक स्रोत हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधानों से बहुत सी बातों को लिया गया है, जिसके आधार पर कई विद्वान यह भी बात कहते हैं कि यह तो उधार ली गई वस्तुओं का एक थैला है, लेकिन यह बात गलत है। जो बातें विद्वानों ने हम बाकी दूसरे देशों से ली थी
वो बातें हमारे संविधान में डाली गई वो हमारे देश में अनुकूल है या सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, भारत की परिस्थितियों के अनुकूल थी, इसीलिए उन बातों को हमारे संविधान में डाला गया था, जिसे हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान विदेशों से उधार लिए गए संविधान नहीं है, बल्कि यह तो विदेशी संविधानों की आदर्श व्यवस्थाओं का संग्रह है। इसे उधार ली गई वस्तुओं का थैला कहना गलत है। अगर हम इस प्रकार से नहीं सोचते या इस प्रकार से विदेशों से संविधान को उधार ना लेते या अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण ना करते तो शायद आज हमारा संविधान इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं होता। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्वानों द्वारा यह लिया गया फैसला बिल्कुल सही था और विदेशों से लिया गई जो भी बातें हमने ग्रहण किया वो हमारे देश के अनुकूल थी और सही थी, जो हमारे संविधान में डाली गई और जिनको संविधान में लागू किया गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान को उधार ली गई वस्तुओं का थैला कहना सरासर गलत है। Thank you for watching my video. Please like, subscribe and share my video.